नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर एक तरफ अभी सभी लोग, जिनको भी अभी रोहित के पैलेस में पता चला था कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा है, तो वो सभी अभी उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका भी अब तक अपने कमरे में आकर चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। और वो जैसे ही अपने बेड पर बैठती है तो उसकी नज़र अब साइड टेबल पर रखे हुए उन 2 गिफ्ट पर जाती है जो उसने सुबह उठी थी तब भी देखा था। अब वो उन्हें अनपैक करने ही वाली थी कि आखिर इनमें क्या होगा। तभी अब अनिका के रूम का दरवाजा नॉक हुआ। उस आवाज को सुनकर अब अनिका उन गिफ्ट को फिर से साइड में रखकर अब दरवाजे के पास चली जाती है। और जैसे ही अब वो दरवाजे को खोलती है तो वहां पर दरवाजे के सामने भूमिका मारवा खड़ी थी। उसके एक्सप्रेशन से अब साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी गहरे शोक में थी, क्योंकि कोई भी अगर उसके चेहरे को देखता तो वो उसके चेहरे से ही पता लगा लेता। इधर अब अनिका भूमिका को इस तरह से शौक में देखकर अब वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। वो कहती है, भूमिका अंदर आओ, अंदर आकर बात करते हैं। इधर भूमिका की इस बात को सुनकर अनिका की इस बात को सुनकर अब भूमिका भी अंदर आ जाती है। और अब भूमिका अंदर आने के बाद अब वो दरवाजे को बंद कर देती है। और अब वो अनिका से कहती है, क्या तुम्हारी माँ सच में जिंदा है? जो मैंने सुना है क्या वो सच में सही है या फिर एक अफवाह फैलाई गई है? भूमिका की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनिका के इस रिएक्शन पर अब भूमिका कहती है कि इंस्पेक्टर अब्बास को तुम्हारी माँ से कुछ इंटेरोगेशन करना है। तो अब भूमिका की ये बात सुनते ही अब अनिका समझ जाती है कि इंस्पेक्टर अब्बास को सालों पहले न जाने कितने ही सवाल स्वाति मल्होत्रा से पूछने थे। इसलिए अब जैसे ही उन्हें पता चला है कि वो जिंदा है तो अब ये काम तो होना ही था, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास के लिए तो स्वाति मल्होत्रा अब एक वही चाबी है जिससे न जाने वो कितने ही सवालों के जवाब उनसे जान लेंगे। क्योंकि अब अनिका को वही सब याद आता है कि जब वो यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट में के लोगों ने उसे बूढ़े बाबा के मामले में जब गिरफ्तार कर लिया था तो उन्होंने न जाने कितनी ही कोशिशें की थी, लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। अनिका ने उनसे उस समय भी बहुत रिक्वेस्ट की थी। वो बूढ़े बाबा का इलाज करने के लिए वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो जाने ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। और वो तो अनिका को बाद में पता चला था कि इंस्पेक्टर अब्बास की माँ ने ऐसे ही किसी एक ऑपरेशन को करने की परमिशन स्वाति मल्होत्रा को दी थी। लेकिन उस समय जब उसे वो परमिशन दी गई तो स्वाति मल्होत्रा मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गई थी। और शायद इसी वजह से डिपार्टमेंट ने उनकी माँ को निकाल दिया था। इंस्पेक्टर अब्बास की मां को निकालने की बेइज्जती का बदला वो उन्हें तब तक याद था। इसलिए वो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्वाति मल्होत्रा को ही मानते थे। अनिका को इधर अभी अपने ख्यालों में कुछ सोचता हुआ देखकर अब भूमिका उसके कंधे को पकड़कर अब उस पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, क्या हुआ है अनिका? सब ठीक तो है ना? क्या सोच रही हो तुम? मुझे भी बताओ। अब भूमिका की इस आवाज़ से अनिका अब अपने सेंस में आ जाती है। और अब वो भूमिका से कहती है कि वो हाँ बस कुछ नहीं भूमिका, वो माँ की अटेंडिंग डॉक्टर मैं नहीं हूँ बल्कि वो राजलक्ष्मी है। इसलिए मेरे ख्याल से हमें राजलक्ष्मी से उनसे कुछ भी पूछने के लिए सबसे पहले परमिशन लेनी होगी कि वो उनसे कोई सवाल जवाब अभी पूछ भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर उनकी डॉक्टर मैं होती तो शायद ये मैं खुद ही बता सकती। इधर अगर राजलक्ष्मी उन्हें परमिशन दे देती है उनसे मिलने के लिए तो ही इंस्पेक्टर अब्बास माँ से ये सारे ही सवाल कर सकते हैं। फिर भला मैं उन्हें रोकने वाली कौन होती हूँ? अब अनिका की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, डोंट वरी अनिका, मैं इंस्पेक्टर अब्बास को ये सब बता दूंगी। और वैसे भी अभी तुम्हारी माँ का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। इधर अनिका से बात करने के बाद
भूमिका अब दरवाजे को खोलकर अब फिर से वो बाहर की तरफ चली जाती है। तो वही अनिका भी भूमिका के जाने के बाद अब उस दरवाजे को अच्छे से बंद कर देती है और अब वो यहाँ पर आकर अपने बेड पर बैठ जाती है। बेड पर बैठने के बाद अभी भूमिका यही सोच रही थी कि क्या क्या वजह हो सकती है कि माँ उस ऑपरेशन को करने के बाद वहाँ से भाग गई थी, क्योंकि इतने समय से मैं भी माँ से मिली हूँ, लेकिन मैं तो इस बात को पूछना उनसे भूल ही गई थी। और वैसे भी मैंने न जाने कितने ही सवाल उनसे पूछे थे, लेकिन कितने सवालों का जवाब तो मुझे शायद आज तक मिला भी नहीं है। और सबसे सवाल तो मेरे लिए ये है कि मेरे नाना जी, दादाजी, रोहित के दादाजी और बड़ी रानी की स्टेप मदर, ये सभी कब और कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, क्योंकि ये सब के सब वही हैं जो या तो राजमहल से कनेक्टेड थे या गुलेरिया परिवार जिसका और मारवा परिवार जिनका नाम देश में कितना ही ज़्यादा है, इन दोनों ही परिवारों से थे। तो ये सभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जुड़ गए? ये सभी कोई ऐसे ही तो नहीं जुड़े होंगे। ये सभी सर जी तक पहुँचे थे या फिर सर जी ने इन्हें उस समय उनसे कांटेक्ट किया था, जिसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जी ने इन्हें किसी चीज़ से मजबूर किया हो और ये सब ना चाहते हुए भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हों। यानी का अपने ही ख्यालों में थी कि तभी अब बाथरूम से निकलकर वहाँ पर बाथरूम के जरिए से रोहित आ जाता है और अब वो वहाँ पर आकर अब अनिका से कहता है, क्या हुआ है अनिका, किन ख्यालों में हो तुम? इधर रोहित की आवाज़ को सुनकर अब अनिका रोहित की तरफ देखती है और अब वो उससे कहती है, मिस्टर मारवा, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या आपने बड़ी रानी की माँ को कैसे किडनैप किया था और क्या आप जानते हैं कि वो कैसे इन सभी का हिस्सा बन गई थी? अनिका को फिर से उन्हीं सवालों में घिरा हुआ देखकर अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि अनिका, मेरे आदमियों ने बहुत ही कोशिश की थी लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, उन्हें अगर हम अपने साथ लेकर जाएं तो शायद वो हमें कुछ बता दें, क्योंकि शायद अब हमारे पास एक यही ऑप्शन है। अब हमें अपने सवालों के जवाब किसी ना किसी तरह से तो जानने ही होंगे और अब उन सब का भी मुंह खोलना बहुत ही जरूरी हो गया है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, तुम्हें जो ठीक लगे अनिका तुम वो करो, लेकिन हाँ, मैं गुलेरिया हाउस, मारवा हाउस और यहाँ तक कि मल्होत्रा हाउस की सिक्योरिटी को टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि अब जब सबको दुश्मनों तो ये खबर जाएगी कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा है तो अब इसकी आँच हमारे परिवारों तक भी आएगी, क्योंकि दुश्मन अब स्वाति मल्होत्रा को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ये सब तो बिल्कुल सही है मिस्टर मारवा, वैसे आपकी पैकिंग इंडिया जाने के लिए पूरी हो गई है या नहीं, क्योंकि अब तो हमें इंडिया भी तो जाना है ना। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, हम कल जाने वाले हैं ना, मेरे ख्याल से अब हमें रेडी हो जाना चाहिए। इस बात पर अब अनिका कहती है, राजीव चाचा के लिए आपने क्या पनिशमेंट सोची है, क्योंकि कविनालिशा ने तो उसकी सारी की सारी चीज़ आपके ऊपर छोड़ी थी ना कि राजीव गुलेरिया के लिए आप ही पनिशमेंट डिसाइड करोगे, वो नहीं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका, सोचा तो है कुछ ऐसा कि उन्हें जिंदगी भर इस बात पर अफसोस होगा कि किंग से टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है, क्योंकि उन्होंने किंग के साथ सच में ही टक्कर ली है। एक बार फिर ये दुनिया देखेगी कि किंग की ताकत कैसी है। जब तक किंग चुप है तब तक ही सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो जाग गया तो अब सबकी मौत पूरी तरह से तय है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों तक पहुंचने की? उन्होंने मेरे बच्चों के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तो मैं उन्हें जिंदगी भर भी माफ़ करने वाला नहीं हूँ। भले ही मैं उन्हें माफ़ कर देता, लेकिन जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो सब पता होने के बाद तो अब तो मैं उन्हें चाहकर भी कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका को कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि एक तरफ अनिका को भी रोहित का डिसीजन बिल्कुल सही लग रहा था। क्योंकि वो खुद अपने बच्चों की तकलीफ को अपनी अनदेखा नहीं करने वाली थी। उसने खुद अपने बच्चों की तकलीफ देखी थी जब रोहित के मुंह से उसने सुना था कि आर्यन उसे किस हालत में मिला था, और जब उसने अपने बेटे अलेक्जेंडर को V16 पाउडर ड्रग के लिए कैसे तड़पते हुए देखा था।
वो सब अब तक अनिका भूली नहीं थी। इवन अब उन्हें वो सब चीज़ें फिर से याद आने लगी थी। इधर अनिका अब एक लंबी सांस लेने के बाद अब रोहित लेती है। इधर अब रोहित अनिका को इस तरह से देखकर अब अनिका से कहता है, वैसे एनीवे छोड़ो अनिका इन सब चीज़ों को, इनके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी क्रिसमस पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें वहाँ पर भी तो चलना है। वहाँ पे राजमहल में पूरी तरह से सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और थीम पता है ना कि वहाँ पर रेड एंड वाइट कलर का ही थीम है। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, आई नो, मैं रेड कलर की ही ड्रेस पहनूंगी। वैसे मिस्टर मारवा, एक बात पूछूं, क्या हमारा वहाँ पर जाना सही होगा? मेरा मतलब है कि उनकी नज़र में आज ही माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई है, तो क्या अब हमारा वहाँ पर जाना सही होगा? क्योंकि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो वो ना जाने क्या सोचेंगे कि हमें अभी नहीं आना चाहिए था। हम सभी का वहाँ जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इस बात पर अब रोहित कहता है, एक बार सभी से पूछ लेते हैं कि वो सब जाना चाहते हैं या नहीं। वैसे हमें तो जाना ही चाहिए अनिका, और साथ में बच्चे भी जाएंगे, क्योंकि फिर तो हम इंडिया वापस जा ही रहे हैं। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका रोहित से कहती है, आप अपना प्लान कल नहीं कर सकते थे क्या? इस बात पर अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, हमें सर जी को यकीन दिलाना था कि सवातिमा इतने सालों से पेरिस के रॉयल हॉस्पिटल में ही एडमिट थी, और ये तो तुम भी जानती हो कि कल तो हमें भी इंडिया के लिए निकलना है, और यहाँ से निकलने से पहले हमें सर जी को भी तो यकीन दिलाना था, ताकि हम चूहे को बिल से निकाल सकें। और इस बात का बाहर आना बड़ी रानी से ही शुरू होना था, क्योंकि ये बात भी यहीं पर ही समाप्त हुई थी कि स्वाति मल्होत्रा मर गई है। वैसे तुम्हें याद है, जब हम यहाँ पर आए थे तब भी राजमहल में पार्टी ही थी, और देखो ना क्या कोइंसिडेंस है कि अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तब भी राजमहल में पार्टी ही हो रही है। इस बात पर अब अनिका कहती है, बात तो बिल्कुल सही है आपकी। वैसे मुझे प्रीति से भी पूछना था कि मेरा और साथ ही बच्चों का क्लोन मारवा हाउस के सीक्रेट लैब में है या नहीं, क्योंकि एक बार हमें ये कंफर्म कर लेना चाहिए था, क्योंकि प्रीति तो अभी यहाँ पर है, तो अब वहाँ की सिचुएशन के बारे में भी तो हमें जानना है ना, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर मैं और बच्चे वहाँ पर जा सकते हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, मेरे ख्याल से वहीं पर ही होंगे अनिका, क्योंकि प्रीति तो अभी यहाँ पर है। एनीवे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपनी रेखा मौसी से कह देना कि वो हमारे साथ इंडिया चलने वाली है। इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं समझ तो रही हूँ मिस्टर मारवा, कुछ कि आप अब करना क्या चाह रहे हैं। वैसे क्या आपने होने वाले दूल्हे और होने वाली दुल्हन से पूछा है कि वो क्या चाहते हैं? अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, तुम क्या चाहती हो अनिका? मैं जो कुछ भी करना चाह रहा हूँ तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं भी उतनी ही खुश मिस्टर मारवा जितनी कि हमारी शादी में हमारी प्रिंसेस थी। तो बस अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं इस शादी के लिए कितनी खुश हूँ। मैं भी अपने मम्मी पापा की शादी को एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि जो काम इतने सालों पहले नहीं हुआ वो अगर अब होगा तो उसमें भला मैं खुश क्यों नहीं होंगी। और हाँ, मैं गुलेरिया हाउस में इस बार ज़्यादा दिन के लिए रहूँगी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, अगर तुम गुलेरिया हाउस में पापा की तरफ से रहोगी तो फिर मल्होत्रा हाउस में कौन रहेगा? रोहित किस बात पर अब अनिका कहती है, मुझे क्या पता मिस्टर मारवा, ये तो माँ के बेटे पर ही डिपेंड करता है ना। ये सुनते ही रोहित अब अनिका की तरफ देखने लगते हैं, और वही अनिका भी अब रोहित को ही ऐसे ही छेड़ने के अंदाज में देख रही थी। वो दोनों अब कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं। तभी अब अनिका को अपने रूम के पास कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके कमरे की तरफ ही बढ़ रहा है। तो अब रोहित से कहती है, ये कौन आ रहा है मिस्टर मारवा, क्योंकि हमारे कमरे में की तरफ कोई बढ़ रहा है। इस बात पर अब रोहित कहता है, एनीवे अनिका, आई डोंट नो, लेकिन मैं देखता हूँ। ये कहते हुए ही रोहित अब दरवाजे का नॉक होने से पहले ही अचानक से दरवाजे के पास आ जाता है, और अब अचानक से वो दरवाजे को खोल देता है।
जैसे ही रोहित ने अब दरवाजा खोला तो उसके तीनों ही बच्चे उनके कमरे के सामने खड़े थे। अपने पापा को देखकर अब रिया कहती है, डैड डैड क्या हम अंदर आ जाएं? अब रिया की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ आ जाओ बेटा, इसमें कौन सा पूछने की बात है। तीनों बच्चे जब अंदर आ जाते हैं तो रोहित अब दरवाजे को बंद कर देता है। यहाँ तीनों ही बच्चों को देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है आप तीनों को? इस बात पर अब आर्यन कहता है कि मोम, ग्रैंड मोम को क्या हुआ है, उन्हें इतनी इंजरी कैसे हुई है? हमें दादी माँ के बर्थडे के दिन हमने देखा था, वो तो उस समय पूरी तरह से ठीक थी ना, जब वो आप दोनों के कमरे में लेटी हुई थी। अभी अभी उन्हें क्या हुआ है मोम? अब अपने बच्चों की ये बात सुनते अब उसने ये कहा था, तभी ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, क्या? हाँ मोम, प्लीज प्लीज टेल अस ना कि ग्रैंड मोम को क्या हुआ है। आपको पता है बड़े मामा के चेहरे पर खुशी और परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अपनी बहन के जिंदा होने की खुशी में है, वो खुश भी हैं, लेकिन उसकी ये हालत देखकर वो बहुत परेशान भी हैं। ये सब सुनकर अब अनिका कहती है, देखो बच्चों, अभी के लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी नानी माँ अभी ठीक है और वो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। अब अपनी मोम की ये बात सुनते ही रिया कहती है, इसका मतलब कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जा सकती हूँ। एम आई राइट मोम? इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ तुम जा सकती हो। इवन तुम ही नहीं बल्कि आप सबके साथ मम्मा पापा भी जाएंगे। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब आर्यन कहता है, बड़े मामा नहीं जाएंगे क्या? उन्होंने मना कर दिया है क्या? वो नानी माँ के साथ ही रहेंगे। वैसे राजलक्ष्मी मामी ने उनसे कहा था कि नानी माँ को कल मॉर्निंग में ही होश आएगा, लेकिन इसके बाद भी वो नानी माँ के साथ ही रहेंगे, उन्होंने साफ साफ मना किया है। इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है फिर आप सभी अभी के लिए रेडी हो जाएं। और हाँ, क्या आप लोगों को पता चला है क्या आपके नानू साथ चलेंगे या नहीं? अब अनिका की इस बात पर रिया कहती है कि उनकी लिटिल एंजल उनसे कुछ कहे और वो मेरे नानू ना माने, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना मोम। अब ये कहते हुए ही रिया वो कुछ सोचने लगती है, तो उसे अब ऐसे सोचता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, तो फिर अब क्या हुआ रिया? अब अपनी मोम की ये बात सुनते ही रिया कहती है कि क्यों ना हम नानू और नानी माँ की फिर से शादी करवाएं, जिस तरह से हमने आप दोनों की करवाई थी। कैसा लगा मेरा आइडिया? अब रिया की ये बात सुनते ही अनिका बस अब हैरानी से रोहित को ही देखती है, तो वहीं रोहित भी अभी अनिका को ही हैरानी से देख रहा था। और कुछ ही देर में अभी दोनों की एकदम से ही हंसी छूट जाती है, क्योंकि वो ये प्लानिंग तो वो दोनों पैकअप का पहले से ही कर चुके थे। इधर अपने मोम डैड को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अब रिया कहती है, क्या हुआ है मॉम, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका रिया से कहती है, नहीं बेटा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और अब वो रिया के फोरहेड पर अब एक किस करती है और कहती है, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मेरी रिया कोई गलत सजेशन दे सके, क्योंकि मेरी रिया तो हमेशा सही सजेशन ही देती है। इस बात पर अब रिया अनिका को कसकर गले लगा लेती है, तो वहीं दोनों लड़के भी अभी अपनी मम्मा को गले से लगा लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ इधर गरन गुलेरिया के रूम में किशन मल्होत्रा कहते हैं कि आप सभी अभी राजमहल में जो पार्टी होने वाली है, आप सभी उसमें जाएं, मैं यहाँ पर हूँ अपनी बहन के साथ। अब किशन मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर रिद्धिमा पुरोहित ने अपने असिस्टेंट को भेज दिया है इनकी देख रेख रखने के लिए, और वो स्वाति आंटी के साथ ही रहेगी। अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर अपनी बहन के लिए अब मैं मौजूद हूँ। अब किशन मामा की इस बात पर वहाँ पर रेखा मौसी कहती है कि देखिए, हमें पता है कि आपको स्वाति दीदी की चिंता है, लेकिन अभी हम में से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। हम बस अभी इंतज़ार ही कर सकते हैं, और वो अगर डॉक्टर ने सुबह के लिए इंतज़ार करने का बोला है तो अब वो इंतज़ार तो हमें ना चाहते हुए भी करना होगा। और हाँ, आज का दिन कितना अच्छा है ना कि स्वाति दीदी हमें मिल गई है, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। और हम इन्हें
खुद से दूर अब बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। अब रेखा मूर्ति की इस बात पर अब किशन मल्होत्रा कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अपनी बहन को देखकर सच में बहुत ही इमोशनल हो गया। ये सुनते ही इधर अब मयूर गुलेरिया कहता है, हमें यहाँ से खुशी खुशी अब जाना चाहिए, क्योंकि सच में अब हम यहाँ से खुशी खुशी ही जा सकते हैं। जो हमारा कुछ खो गया था वो हमें मिल गया है। अब इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि हाँ, बात तो तुम्हारी बेटा बिल्कुल ही सही है, और वहाँ पर हमारी लतिका भी तो वेट कर रही होगी, इसलिए चलो, क्योंकि लतिका राजमहल में हम सबका पार्टी में आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। यहाँ पर ये सभी अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं कि आप सभी जाकर जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें अभी चलना है भी तो है। इस बात पर अब सभी वहां से रेडी होने के लिए जाने लगते हैं। जैसे इधर करण गुलेरिया का रूम खाली हुआ तो वो बस अब जल्दी से अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देते हैं, और अब वो स्वाति की तरफ देख कर कहते हैं, अब तुम उठ सकती हो स्वाति, वो सब चले गए हैं। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी अब जल्दी से बेड पर उठकर बैठ जाती है और कहती है, ये क्या बहस कर रहे थे तुम मेरे भाई से। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ओ, अंदर की बड़ी बहन फिर से जाग गई। अब करण की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती है, सिर्फ बड़ी बहन नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड भी जाग गई है। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन राजमहल की क्रिसमस पार्टी में तो मुझे भी जाना ही है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अब ये क्या है तुम्हारा नया ड्रामा। भला जब तुम्हारा यहाँ पर ऑपरेशन का ये सब कुछ हो रखा है तो भला तुम राजमहल की पार्टी में कैसे जाओगी। करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि नया कुछ भी नहीं है करण, सब कुछ पुराना ही तो है। आप सोचिए कि आप मुझे कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि चैलेंज देने का काम मेरा है और उन्हें पूरा करना आपका है। तब तक मैं बस अनिका से एक साड़ी लेकर आती हूँ जो मैं वहाँ पर पहन कर जाऊँगी। वैसे मानना पड़ेगा रोहित की चॉइस को, कितनी अच्छी ही साड़ियाँ देता है वो, क्योंकि मैं जब भी अनिका का कलेक्शन देखती हूँ तो मुझे तो वो सारी ही पसंद आ जाती हैं। और ये कहते हुए ही अब वो कबर्ड से होकर ही सीधा ही अब रोहित और अनिका के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं करण गुलेरिया को देखकर तो अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई एक जोर का शौक लगा हो। वो अभी भी अपने शौक में ऐसे ही खड़े थे और वो भी यही सोच रहे थे कि बस एक बार गुलेरिया हाउस पहुंच जाऊं मैं, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए डिजाइनर साड़ियों की लाइन लगवा दूंगा, और मेरी पसंद रोहित से भी अच्छी है, ये तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, क्योंकि अभी तो तुम्हें बस अपना दामाद रोहित ही ठीक लगेगा। वो भी यही सोच रहे थे कि तभी उन्हें याद आता है कि स्वाति ने तो उन्हें चैलेंज दिया है, इसलिए अब वो जल्दी से अपने फ़ोन को उठाकर और वो अपने दोस्त धनंजय पीरामल को कॉल लगा देता है, क्योंकि कॉलेज के दिनों में भी जब स्वाति उसे कोई चैलेंज करती थी तो उसमें धनंजय और राजीव मिलकर उसकी हेल्प करते थे। इसलिए करण अब समझ गए थे कि अब भी उसे धनंजय से ही कोई हेल्प लेनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में इधर आयशा मारवा अपनी साड़ियों को ही देख रही थी। आज शायद ये पहली बार था कि आज उन्हें अपनी साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। वैसे आयशा मारवा के पास काफ़ी रॉयल साड़ीज़ थी। वो भी यही सोचती है कि मैं अनिका से ही एक साड़ी बोरो कर लेती हूँ। इधर धनंजय ने मुझे बुढ़ी कहा है ना, तो मैं भी अब उसे बता दूंगी कि मैं कोई बुढ़ी नहीं हूँ, क्योंकि आयशा मारवा अभी भी धनंजय पीरामल की बात को लेकर बैठी हुई थी। ये सब सोचते हुए ही आयशा मारवा अब अपने रूम से बाहर निकलकर एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं इधर अनिका और रोहित दोनों ही अभी अपने रूम में कुछ सोच ही रहे थे कि अब उन्हें आगे कैसे क्या करना है। इधर अनिका अब अपने कबर्ड को खोल कर कहती है, मिस्टर मारवा, आज मैं क्या पहनूं, आप मेरी हेल्प करेंगे। इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका कुछ भी पहन लो, तुम तो अच्छी ही लगोगी। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, आप बताइए ना। ये सुनते ही अब रोहित कबर्ड के पास आ जाता है और अब वो बड़े ही ध्यान से अनिका की साड़ियों के कलेक्शन को देखता है।
इसके बाद अब वो 3 साड़ियों को कबर्ड में से निकाल कर कहता है, आज की पार्टी के हिसाब से मुझे ये तीनों ही अच्छी लग रही हैं। तुम्हें अब इनमें से जो भी ज्यादा पसंद हो वो तुम पहन लो। अनिका अब तीनों ही साड़ियों को अपने बेड पर रखकर सोच ही रही थी कि तभी अब स्टैचू ने कहा कि स्वाति मल्होत्रा इज कमिंग इन योर रूम। अब उस स्टैचू की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, माँ ऐसी हालत में कैसे आ रही है। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, ये बात तो तुम्हें माँ से ही पूछनी चाहिए ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो। यहाँ पर ये दोनों अब इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी अभी सीक्रेट रास्ते से स्वाति मल्होत्रा अब उस रूम में आ जाती है। स्वाति मल्होत्रा को वहां पर देखकर अब रोहित एकदम से कहता है, क्या हुआ है माँ, सब ठीक तो है ना, आप यहाँ पर। अब रोहित की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ रोहित सब ठीक है, वो मुझे अनिका से एक साड़ी बोरो करनी थी। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ माँ, आपको जो भी पसंद आए आप ले लीजिए ना। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, थैंक यू अनिका। अब अपनी माँ की ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा की नज़र अब बेड पर जाती है तो वो अब उन तीनों ही साड़ियों में से एक साड़ी को उठाकर कहती है, मुझे ये अच्छी लगी, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब सीक्रेट रास्ते से फिर से रूम की तरफ जाने लगती है तो वहीं रोहित बस ये सब होता हुआ देखता रहता है और रोहित अब अनिका से कहता है, क्या माँ राजमहल में जाने वाली हैं? क्योंकि जिस तरह से वो साड़ी लेकर गई है मुझे तो शक हो रहा है कि वो राजमहल में जाने की सोच रही हैं। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवाल, लेकिन लग तो मुझे भी यही रहा है। या अनिका और रोहित दोनों एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि तभी उनके रूम का अब दरवाजा नॉक होता है। दरवाजे की नॉकिंग की आवाज को सुनकर अब वो दोनों ही सोचते हैं कि आखिर इस वक्त क्या कौन होगा। लेकिन अभी इस आवाज को सुनकर अब अनिका कहती है, मैं देखती हूँ मिस्टर मारवा। और वो ये कहते हुए ही अनिका अब दरवाजे के पास आ जाती है और वो जब दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसके सामने आयशा मारवा खड़ी थी। अपनी आयशा माँ को देखकर अब अनिका कहती है, माँ आप यहाँ आइए ना, कुछ काम था क्या आपको। अनिका की ये बात सुनते ही आयशा मारवा अंदर आ जाती है और अब वो अनिका से कहती है, बेटा वो मुझे आपकी एक साड़ी चाहिए थी, तो क्या मैं अब। आयशा मारवा ने इतना ही कहा था। इधर आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब अनिका समझ जाती है कि आयशा भी उनसे साड़ी ही लेने आई है, इसलिए अब अनिका कहती है, हाँ माँ, इसमें पूछने की क्या बात है, वैसे आपको कैसी साड़ी चाहिए। अब अनिका की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती हैं, मुझे आज की पार्टी के हिसाब से ही साड़ी चाहिए है। और उसने अब ये कहा ही था कि तभी उसकी नज़र अब बेड पर रखी उन 2 साड़ियों पर जाती है, क्योंकि उन 3 साड़ियों में से एक साड़ी तो स्वाति मल्होत्रा ले गई थी, तो अभी वहां पर बस 2 ही साड़ियां बची थी। तो वो उन दोनों साड़ियों को देखने के बाद अब वो उन दोनों में से एक को लेकर कहती है, मैं इसे ही ले रही हूँ अनिका। अब आयशा मारवा की इस बात पर अनिका कहती है, ठीक है माँ, मर्जी है आपकी। यहाँ आयशा मारवा उन साड़ी को लेकर चली जाती है तो वहीं इधर अपने रूम का अनिका अब अपने रूम का दरवाजा बंद करते हुए रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, हमारी दोनों ही माओ को क्या हो गया है। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, ये मेरी समझ से बिल्कुल ही परे है अनिका, मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तुम्हारी कंफ्यूजन तो देखो वो एकदम से ही दूर हो गई, इसलिए अब तुम्हें चूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम रेडी होकर जाओ, क्योंकि जो 3 साड़ियाँ छाटी थी उनमें से 2 तो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, इसलिए बस अब एक यही बची है। और वैसे भी अब हमें चलना भी है ना। ये सुनते ही अब अनिका भी अपनी साड़ी को उठाकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। एक तरफ जहाँ पर अनिका भी बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई थी तो वहीं रिया और पिंकी ने भी अपने कमरे में अपनी ड्रेसेस को पहन लिया था। रिया पिंकी से कहती है, चलो पिंकी अब बुआ के रूम में चलते हैं, क्योंकि ड्रेसेस के अकॉर्डिंग तो हम तैयार हो चुकी हैं, लेकिन अब हमें अपनी स्टाइलिश बुआ से थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी बनवा लेना चाहिए, क्योंकि भूमिका बुआ बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बनाती हैं। अब रिया की ये बात सुनते ही पिंकी कहती है, ठीक है रिया चलो। यहाँ पर रिया और पिंकी दोनों ही अभी भूमिका के रूम की तरफ ही जाने लगती हैं।